गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज का न्यूज़ पेपर देख लेते हैं। दैट इज 21 अक्टूबर 2016। आज का फर्स्ट आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी काउंसिल ने पहले जो डिसीजंस लिए थे उनमें अभी कुछ चेंजेज की बात चल रही है। ये चेंजेज स्टेट्स के विरोध की वजह से और कुछ सेंटर ने भी अपने जैसे सेस को लेके चेंजेज, ऐसी चीजें चल रही है। तो इसमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑल ओवर द इंडिया टैक्स रिजाइम को सेम करने के लिए था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, इस तरीके से था। गुड्स पे टैक्सेज के जो स्लैब बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6, 12, 18 एंड 26%। ये एसेंशियल गुड्स के लिए जैसे कम रखा जाएगा और बाकी गुड्स पे ज्यादा टैक्सेज होंगे। नेक्स्ट 40% टैक्स अभी होता है जो सिन गुड्स होती हैं अपनी, उन पे। सिन गुड्स क्या होती हैं? सिन गुड्स होती हैं वो गुड्स, वो सामान जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सोसाइटी के लिए इन एनी वे, लाइक कि हेल्थ हैजार्ड पैदा करते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वो सारी गुड्स सिन गुड्स होती हैं। जैसे टोबैको, ड्रग्स, फास्ट फूड, जैसे मोटापा पैदा करते हैं फास्ट फूड, और सॉफ्ट ड्रिंक्स, गैम्बलिंग एटसेट्रा, ये सिन गुड्स हैं। तो इन सिन गुड्स पे 40% का स्लैब अभी तक था। उस स्लैब की बजाय सेस लेवी किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट का अभी कहना है। तो स्टेट्स ने सेस का ऑलरेडी विरोध किया था। सेस का स्टेट्स ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि सेस जो है सेंटर, सिर्फ सेंटर के पास जाता है, स्टेट्स का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। तो स्टेट्स को हिस्सा नहीं मिलेगा तो स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस होगा कि जिस भी चीज में मान लीजिए किसी गुड्स पे 10% जैसे 12% का स्लैब रखा गया और उस पे प्लस कुछ सेस लगाया गया, तो ये सेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट के पास सिर्फ ये 12% का हिस्सा जाएगा। तो इसलिए स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि अभी क्या क्या इनके बीच प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। तो एक तो कि इसकी डेडलाइन फिक्स कर रखी थी पहले कि 1 अप्रैल 2017 से इसे हम लागू कर देंगे, और इसके लिए नवंबर 22 तक हम सारे टारगेट्स कंप्लीट कर लेंगे कि जो जो डिस्प्यूट्स हैं वो कंप्लीट कर लें, टैक्स के रेट्स डिसाइड कर दें और लॉज में जो जो चेंजेस करने कर ले। तो फिर जो शीतकालीन सत्र है हमारा, विंटर सेशन, उस सेशन में संसद लॉ पास कर दे और स्टेट्स भी अपने अपने जहाँ पे चेंजेस करने वो लॉ पास कर दें और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाए। लेकिन अभी वो नहीं हो पाएगा। वाई? पहला रीजन रेट्स, टैक्स के रेट्स कि किस पे कितना क्या हो, जैसे 6, 12, 18, 26 है, 40 है, और प्लस गोल्ड पे भी 4% एक्स्ट्रा लेने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। प्लस सिन गुड्स के साथ साथ जो लग्जरियस गुड्स हैं, अल्ट्रा लग्जरियस गुड्स, इन पे भी सेस लगाने की बात की है। तो अल्ट्रा लग्जरियस में क्या आता है? इसमें आता है कि जो हाई वैल्यू, एक तो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो आते हैं, दूसरा याच वगैरह जो यूज में लेते हैं वो आते हैं, तीसरा प्राइवेट एविएशन, ऐसी बहुत सारी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आती हैं। तो इसमें रेट्स का डिफरेंस। सेकंड, इसमें कि इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल क्या हो, लाइक कि सेंटर चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग, सेंटर स्टेट कोई भी चाहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पास हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बहस है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। नेक्स्ट कि इसमें टर्नओवर, तीसरा टर्नओवर, टर्नओवर कितना हो, उस टर्नओवर के हिसाब से, लाइक कि 1 करोड़ टर्नओवर है तो वो स्टेट के अंडर रहेगा या सेंटर के अंडर रहेगा। 10 लाख टर्नओवर है तो उस पर जीएसटी के अंडर वो आएगा या नहीं आएगा, ऐसे टर्नओवर को लेके। चौथा मुद्दा क्या है? चौथा मुद्दा है कि कंपनसेशन स्टेट्स को, कि लॉस, जो रेवेन्यू लॉस होगा, उस रेवेन्यू लॉस के लिए स्टेट्स को कितना कंपनसेशन मिलेगा, कितने सालों तक मिलेगा। ऐसे ये 4-5 चीजें हैं जिनमें कि इनमें पहले से ही डिस्प्यूट्स हैं, और वो डिस्प्यूट्स अभी फिर से उभर के आने लगे हैं, जो कि जीएसटी काउंसिल की स्टार्टिंग की जो मीटिंग्स थी सितंबर में हुई थी, उनमें यूनानिमसली लोग सपोर्ट कर रहे थे, स्टेट्स भी सपोर्ट कर रहे थे, तो इजीली काम चल रहा था। लेकिन अभी फिर से ये मतभेद उभरने लगे हैं और ये प्रॉब्लमेटिक होगा जीएसटी को लागू करने में विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम, जो कि 1 अप्रैल 2017 तक हमें लागू करना था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये रिलेटेड है
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएसए। इसमें एक साइड है ट्रंप, एक साइड है हिलेरी क्लिंटन। ये डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन है। तो दोनों की अभी फाइनल बहस थी। फाइनल डिबेट में काफी एक दूसरे पे इन्होंने ब्लेम्स लगाए हैं और लैंग्वेज भी खराब यूज में लिए। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है कि विकीलीक्स ने जैसे हिलेरी क्लिंटन के कुछ मेल्स को उजागर किया है। ट्रंप पे 8-9 वुमन ने लगभग सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगाए, सेक्सुअल असॉल्ट के केस लगाए। तो ऐसी-ऐसी चीजें और एक दूसरे पे इन्होंने ब्लेम्स किए हैं। वो सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वैसी डिबेट है, वो नहीं होना चाहिए। तो इस पे अपन अपने काम की चीज देख लेते हैं कि हमारे काम का क्या है। हमारे सिलेबस में कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कंपैरिजन ऑफ इलेक्शंस, लाइक इलेक्शंस का प्रोसीजर जो है वो। तो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में अपन देख लें। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इंडिया में, तो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, 2 सदन, यहाँ भी 2 सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस। यूएसए में भी हैं दोनों, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा अपर हाउस, लोअर हाउस लोकसभा, इस टाइप से। लेकिन प्रेसिडेंट इनका डायरेक्ट इलेक्ट होता है, हमारा इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मीन्स हमारे में एमपी और एमएलएज, स्टेट असेंबलीज के, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्शन है उसका इलेक्शन का एक तरीका देख लेते हैं कैसे क्या है। फर्स्ट तो कि अपने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेटिव से ही इंडियन वो रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट हो, ये सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो नेटिव से, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में भी आके कोई सिटीजन बन जाता है, किसी और तरीके से सिटीजनशिप ले लेता है, तो भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें एज 35 ईयर्स है। लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा है कि 35 ईयर्स एज है, प्लस ये नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए यूएसए का। मीन्स कि हम लोग जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा, 14 ईयर्स से यूएसए का रेजिडेंट होना चाहिए। इस टाइप की इसमें शर्तें हैं। अब इसमें देखते हैं स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है कि ये इटसेल्फ जो पार्टीज हैं, पार्टीज में मेंबर चूज किए जाते हैं कि कौन इलेक्शन के लिए जा सकता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो वो इंट्रा उनमें वोटिंग होती है, फिर वो चूज करते हैं लोगों को। तो इनको प्राइमरीज एंड कॉक्सेज बोलते हैं। यहाँ से लोग सेलेक्ट होते हैं पार्टी से इंट्रा इलेक्शन के थ्रू कि किन किन को भेजा जा सकता है। अब ये जिनको भेजा गया है यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए कि ये हमारा कैंडिडेट होगा, तो उनके लिए फिर वो अपने साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी ले लेगा, उस वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट। अब इनके लिए इनकी आपस में डिबेट से स्टार्ट होंगी, प्रेसिडेंट्स जो भी दोनों आए हैं दो पार्टीज से, तो उनकी डिबेट्स के साथ ही स्टेट से इलेक्टोरल कॉलेज एक बनाया जाता है जिसमें इलेक्टर्स चूज किए जाते हैं स्टेट से। तो ये इलेक्टर्स स्टेट से चूज किए जाएंगे। स्टेट से कितने इलेक्टर्स होंगे किस स्टेट से, वो कांग्रेस में उनके रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। तो इनकी डिबेट के बाद वो स्टेट्स की पूरी जनता इन इलेक्टर्स को वोट करेगी, और ये इलेक्टर्स जो चूज किए जाएंगे, ये इलेक्टर्स सारे मिला के जैसे 538 टोटल हैं, तो ये फिर प्रेसिडेंट के जो नॉमिनीज हैं दोनों साइड से, उनको वोट करेंगे और फाइनली प्रेसिडेंट चूज किया जाएगा। 270 आउट ऑफ 538 जिसको मिल गए वो चूज कर लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है कि यहाँ पे टाई हो जाता है, तो टाई होने के केस में जो इनका अपर हाउस है, अपर हाउस में 50+1, ये 1 वाशिंगटन डीसी का है और 50-50 स्टेट्स के हैं। तो ये लोग वोट करते हैं फिर कि कौन सी जो पार्टी है वो मेजोरिटी में है, और ये 51 में से 26 जिसको मिल गए वो फिर फाइनली प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का तरीका है यूएसए का। तो कंपैरिजन पूछा जा सकता है पेपर में। कंपैरिजन 2013 से जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन, इलेक्शंस का कंपैरिजन एंड ऑल। तो ये यूएसए का पूरा एक सिस्टम मैंने आपको समझाया और साथ में इंडिया का भी समझाया, तो दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो इसमें एक डिबेट और है, वो डिबेट है कि शुड भी इंडिया में भी ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म होनी चाहिए या पार्लियामेंट्री रहनी चाहिए। एक चीज, इंडिया में प्रेसिडेंशियल पॉसिबल है नहीं है, लाइक इंडिया में बहुत
पॉपुलेशन बहुत है, लोगों में इतनी समझदारी नहीं है, मतलब इतने अभी तक लिटरेसी रेट, एजुकेशन नहीं है, तो डायरेक्ट ये चूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को ही जाने दिया जाए, हमारे जैसे एमपी एमएलए करते हैं उनको करने दिया जाए। वो सारी चीजें, फिर महंगा बहुत पड़ता है ये। दूसरा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में है तो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट पावर्स देने का, डायरेक्ट यदि इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा तो मतलब कि उसके पास पावर्स भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे सिर्फ हेड, रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है कंट्री का प्रेसिडेंट, और यहाँ पे वर्किंग हेड होता है। एग्जीक्यूटिव का हेड हमारे यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का हेड सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में होता है, कंसेंट इसकी ली जाती है, जबकि यहाँ सारा कुछ ये काम करता है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होना, इतना पैसा खर्च करना ठीक है, टाइम खर्च करना ठीक है, लेकिन इंडिया में जबकि वर्किंग बॉडी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी एक कैबिनेट जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट इज वर्किंग बॉडी एंड दैट इज डायरेक्टली चोजन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, तो दे शुड बी मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट। तो इस टाइप से ये डिबेट है, तो एक बार देख लीजिएगा। यूएसए का इलेक्शन चल रहा है तो कंपैरिजन आ सकता है, ये दोनों तीनों टाइप की चीजें आज पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, जैसे कि जो वोटिंग होती है, तो वोटिंग अभी तो जैसे सिंगल वोट होता है, लेकिन एक और सिस्टम होता है जिसमें कि एक से ज्यादा लोगों को आप वोट करते हैं और नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, तो इस टाइप से भी एक वोटिंग होती है। तो वो सब भी इंडिया में फिजिबल नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो यूज में लिया जाता है, बाकी नॉर्मल में नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके की डिबेट है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल फिर हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल ट्रिपल तलाक पे बेस्ड है। ट्रिपल तलाक को हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, काफी कुछ उसके बारे में देख चुके हैं, तो इसको ज्यादा डिटेल में ना जाए हम। बस हमने जो चीजें देखी थी कि ट्रिपल तलाक क्या है, तीसरे तलाक के बाद वो इरिवोकेबल हो जाता है। नेक्स्ट कि वो एक राउंड पूरा चलता है, दोबारा यदि शादी करनी है तो किसी भी तरीके से बोल दिया हो दोबारा शादी करनी है तो वो पूरा राउंड है कि ये इद्दत पीरियड जो होता है वो कंप्लीट करना होता है। इद्दत पीरियड में उसके बाद दूसरे से शादी करो, फिजिकल रिलेशंस बनाओ, फिर अपने पति से दोबारा शादी कर सकते हो। इद्दत पीरियड के लिए 1986 का जो एक्ट आया था शाहबानो केस के बाद, तो इस केस के बाद जो एक्ट है, उस एक्ट में दिया है कि इद्दत पीरियड में या तो जो रिलेटिव्स हैं वो हेल्प करेंगे, वो इसको मंथली इनकम देंगे क्योंकि इसका जो पैतृक संपत्ति है इसकी, उसमें इसका अधिकार है, या फिर यदि कोई नहीं है रिलेटिव्स तो कोर्ट, स्टेट वक्फ बोर्ड जो होता है उसको तलब करेगा और उसको पैसे देने के लिए डायरेक्ट करेगा। ये हो गया। इद्दत पीरियड निकलने के बाद वो दूसरे से शादी कर सकती है, तो शादी करने की कंडीशन में नहीं है तो ये फिर इस टाइम तक ये देते रहेंगे। तो ऐसी चीजें हैं, तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें दिया है कि किस कंट्री में क्या सिचुएशन है इसकी, तो ये सब बहुत ज्यादा काम का नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, जो भी डिसीजन आता है उसके बाद अपन देख लेते हैं इसको, बाकी और चीजों के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल वोट ऑन रेफरेंडम्स पे, रेफरेंडम पे बेस्ड है कि रेफरेंडम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस टाइप से है। तो फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि रेफरेंडम कहाँ कहाँ हुआ भी हुआ है। तो यूके में, एक तो स्कॉटलैंड वाला हो गया, दूसरा ब्रेक्जिट के लिए हो गया, फिर अभी कोलंबिया में भी हुआ है, एफएआरसी के साथ शांति स्थापित की जाए नहीं की जाए उसके लिए। तो ब्रेक्जिट और ये सब जो है इसमें देखें हम, तो ब्रेक्जिट के रीजंस क्या रहे कि इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनकी वजह से इनके लॉस हो रहा है, यहाँ के लोगों को, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स। सेकंड कि रिफ्यूजीज बहुत आ रहे हैं तो इन पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तीसरा कि ईयू में बाकी कंट्रीज में काफी की हालत खराब है, उसका हर्जाना ब्रिटेन को भी भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से इन्होंने ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम में वोट किया था। दूसरा फार्क में है, फार्क के साथ कोलंबिया का जो है, तो शांति स्थापित करने के लिए लोगों ने मना किया उसके साथ मिलके। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने क्राइम्स किए हैं, लोगों को लूटा है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स फैलाए हैं, तो इस तरीके से उन्होंने मना किया। ये तो इनकी हिस्ट्री है।
अब ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और किस लेवल तक हो सकता है, उस पे बात करते हैं अपन। तो ये दोनों कंट्रीज छोटी कंट्रीज हैं। तो फर्स्ट तो कि इनके लिए इतना ज़्यादा कोई महंगा एक्सपेंसिव नहीं है ये, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, कॉस्ट बहुत हाई होगी इसकी। सेकंड कि जैसे इंडिया में नॉर्मल पीपल हम देखें तो एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो फिर जब इलिटरेसी ज़्यादा, एजुकेशन लेवल कम है, तो मुद्दों को लेके समझ भी थोड़ी कम होती है। और जो इलेक्शंस रेफरेंडम्स होते हैं उनमें जिस भी तरीके से कोई पार्टी रिप्रेजेंट कर देगी उसको एक तरफा सोच के साथ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जनरली। जैसे जो हवा बनती है वो इसी टाइप से बनती है और वो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों के देख नहीं पाते हैं। तो रेफरेंडम के रिजल्ट्स ठीक आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। थर्ड थिंग हम देखें कि कैपेबिलिटी की हम बात करें, इसमें एक पॉजिटिव ये भी देख लेते हैं कि कैपेबिलिटी हम देखें, अभी जनता की हमने कैपेबिलिटी डिस्कस की, उधर हम यदि हमारे एमपीज एमएलएज की करें कैपेबिलिटी डिस्कस, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा इनका कहना है कि हम जो चूज करते हैं एमपी एमएलएज वो कैपेबिलिटीज पे बेस्ड उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जो भी जैसे फ्री बीज के थ्रू लोग वोट बांटते हैं या फिर और जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स हैं वो उठाती हैं पार्टीज, वो कदम उठा के वोट ले लेते हैं। तो उस तरीके से इनकी कैपेबिलिटीज और हमारी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इन्होंने कि इसके पॉजिटिव में बोला है कि हो सकता है, किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें बोला इन्होंने कि इसका एक और पॉजिटिव, लेजिटिमेट हो जाएंगे डिसीजंस, जो भी कोई क्रिटिकल डिसीजंस इनको लेने पड़ते हैं, हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिटिकल डिसीजन कुछ लेना है तो उसके लिए लेजिटिमेसी वोटर्स से मिल जाएगी यदि डायरेक्ट वोट होगा तो। और ऐसे कोई डिसीजन डायरेक्ट ले लिया जाए और वो गलत डिसीजन हो तो दैट विल बी मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट और मोर डेंजरस फॉर द कंट्री। तो इस टाइप से दो पॉजिटिव हो गए इसके, एक तो कैपेबिलिटीज वाला, सेकंड की लेजिटिमेसी वाला। नेगेटिव्स में हमने देखा एजुकेशन, कॉस्ट, फिर देखते हैं हम तो डिवाइड, इंडिया जो है डिवाइडेड इन कास्ट, रिलीजन, स्टेट्स, लैंग्वेज, बहुत तरीके से डिवाइडेड है, तो इसलिए दिक्कत होगी। नेक्स्ट की माइनॉरिटीज जो हैं वो मेजोरिटीज द्वारा दबा दी जाएंगी। ये जो रेफरेंडम हो रहा है इसके डिसीजंस मेजोरिटी ऑफ वोट्स की बजाय मेजोरिटेरियन डिसीजंस हो जाएंगे, मतलब कि जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के, मेजोरिटी में जो लोग हैं माइनॉरिटी के लिए कुछ बेनिफिशियल डिसीजंस होंगे तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, उनके खिलाफ में वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें कुछ माइनॉरिटीज मना करती हैं कि नहीं होना चाहिए और मेजोरिटीज कहती हैं कि होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। जैसे ट्रिपल तलाक का इश्यू है, तो इस पे यदि वोटिंग करवाई जाए तो मेजोरिटी के हिसाब से वोटिंग हो और उसमें मेजोरिटी यदि वोट कर दे इसके खिलाफ में, तो जो माइनॉरिटी के इश्यूज हैं वो इसमें दब जाएंगे। तो इसमें एक प्रॉपर डिबेट हो कि इसका डिसीजन निकलना चाहिए। नेक्स्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं भी ऐसा डायरेक्ट रेफरेंडम की बात नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन ने और फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस राइट्स ये सब दिए हैं, तो इन राइट्स को भी दबा दिया जाएगा यदि मेजोरिटेरियन डिसीजंस आने लगेंगे। तो इसलिए भी इंडिया में फिजिबल नहीं है, अवेयरनेस कम है इंडिया में। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन हमारा, एक अवेयरनेस का भी पॉइंट हो गया, एक इलेक्शन कमीशन हमारा अच्छी तरीके से इलेक्शंस करवाता है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। और हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स की गवर्नमेंट होती है, तो दे रिप्रेजेंटेटिव्स आर लाइक कि वो हमें हमारे डिसीजंस को हमारे पॉपुलिस्ट, हमारे फेवर में डिसीजन देंगे, हमारे लिए जो बेटर है वही काम करेंगे, अदरवाइज उनकी गवर्नमेंट चेंज कर दी जाएगी। तो ये उनकी वो अकाउंटेबिलिटी है, तो इसलिए भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी है कि कुछ इन्होंने दिए और कुछ बाकी जगह से मैंने कलेक्ट किए। तो इंडिया में रेफरेंडम्स इतनी सारी रीजन से नहीं हो सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए कि जैसे लेजिटिमेसी हो गया, दूसरा कैपेबिलिटीज वाली बात हो गई, तीसरा कि एक मतलब इसको एक बार बार नहीं यूज में लेके एक लिमिटेड डिवाइस की तरह तो हम यूज में ले ही सकते हैं कभी कभी किसी कुछ क्रिटिकल डिसीजंस के लिए।
इस तरीके से इन्होंने आर्टिकल को कंक्लूड किया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल J&K में ट्रेड से रिलेटेड है कि J&K में आज इस वीक में आज मतलब 8 साल कंप्लीट हो गए ट्रेड स्टार्ट हुए। क्रॉस द LOC ट्रेड 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या-क्या है कि कुछ 4 डेज 7 डेज में से 4 डेज 100 ट्रक्स पर वर्किंग डे, 4 डेज 100 ट्रक्स LOC के इधर-उधर ट्रेड के लिए आते जाते हैं। ठीक है, तो इस पे इन्होंने आगे डाटा दिया है कुछ कि लगभग 1496.66 करोड़ ये हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है 1307.62 करोड़। लगभग 2800 करोड़ का ये एक ट्रेड हुआ है पिछले 8 साल में। हमारा नेट बेनिफिट प्रॉफिट जो है 1307.62 करोड़, ये इतना हमारा ट्रेड सरप्लस हमारा रहा है। तो ट्रेड सरप्लस रहने से एक तो हमारा ऐसे बेनिफिट हो गया, इकोनॉमिक फायदा हो गया। दूसरा, ट्रेड चलते रहने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। ये एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम जो जनरेट हुआ है लेस देन 40 ईयर्स के लोग हैं उनको मिला है। दैट मीन्स कि जितने नौजवान लोग, यूथ लोग ट्रेड में या फिर एम्प्लॉयड होंगे, किसी भी चीज में एंगेज्ड होंगे, तो उतना ही कम चांसेज हैं कि वो जाके टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। कोई भी यूथ जो वर्किंग क्लास है उसको इतनी फुर्सत नहीं होती, इतना सोचने का टाइम नहीं होता है कि वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लाइक टेररिज्म, या फिर उसको नीड ही नहीं होती है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कुछ उसको पैसा कमाने का कोई जरिया चाहिए। तो उसमें जैसे कि हमने पहले देखा था कि ये रिक्रूटमेंट एक तरीके से चला रखा है, जो जैसे JEM है या LET है, ऐसे जो आतंकवादी संगठन है, इन्होंने एक रिक्रूटमेंट टाइप चला रखा है जिसमें लोगों को पैसा देते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स को इतने मिलेंगे कि उनकी फैमिली पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती है, इस टाइप से इनको प्रलोभन दिए जाते हैं। तो ये सुसाइड बॉम्बर्स इस तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे यदि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इस तरीके से इनका कहना है। फिर कि ये जो हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इतना जो कुछ चल रहा है, जैसे बॉलीवुड का हमने कल आर्टिकल्स देखे थे, तो बॉलीवुड में इतना कुछ चल रहा है कि दे डोंट वांट टू वर्क विद एक्टर्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन यहाँ सिचुएशन आप देखिए कि जहाँ जिस कश्मीर J&K में ये सारा इश्यू है, वहीं पे उरी टू मुजफ्फराबाद और पुंछ टू रावलकोट ये ट्रेड चल रहा है पिछले 8 साल से, और इस ट्रेड को कोई नहीं रोक रहा है, नहीं रोका जा रहा है। देन व्हाई वी शुड स्टॉप वर्किंग विद एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस तरीके से भी कोरिलेटेड है दोनों चीजें। तो अभी नेक्स्ट कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके साथ साथ टूरिज्म को भी हम बढ़ावा देंगे। जैसे ट्रेड के साथ टूरिज्म को बढ़ावा दिया तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट कि LOC के जो ट्रेड है, इसको बूस्टअप करने के लिए हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना सकते हैं J&K में, तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो और इन सब चीज़ों में कमी आएगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन सब चीज़ों में कमी आएगी, ये जो कड़वाहट है अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इनका कहना है कि हमें LOC के अक्रॉस ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए। J&K में या और एरिया जहाँ भी टेंशन है, उस टेंशन को बढ़ावा ना देके ट्रेड, टूरिज्म, अदर कल्चरल एक्सचेंजेज, एजुकेशनल कुछ जरूरत हो तो वो ऐसे एक्सचेंजेज करके हमें टाइज इनके साथ बढ़ानी चाहिए और इंटरडिपेंडेंसी एक जनरेट करनी चाहिए। तो ये जब डिपेंडेंसी जनरेट होती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होने से लड़ाई झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने इस आर्टिकल को कंक्लूड किया है। तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर को एक टेंशन का मुद्दा बनाने की जगह इकोनॉमिक मुद्दा एक बना लिया जाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मुद्दा एक बना लिया जाए,
तो ये सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल्स हम देखते हैं। ये राजनाथ सिंह ने प्रॉमिस किया है, हमारे जो एचएम है, होम मिनिस्टर है, कि फिल्म के रिलीज को, दैट मीन्स कि स्टेट इज इंटरफेयरिंग इन दोज वर्ड्स जो कि एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कहा था कि हम रिलीज नहीं होने देंगे, तोड़ देंगे सिनेमास, ब्ला ब्ला। तो उसमें राजनाथ सिंह हमारे एचएम ने कहा है कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाएगा और पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी, विद सेफ गार्ड इनको रिलीज होने दिया जाएगा। तो ये स्टेट का एक गुड इंडिकेशन है कि स्टेट इज इंटरवीनिंग इन ऑल दीज थिंग्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें मिले हुए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के। तो स्टेट एक ऑटोक्रेटिक स्टेट ना बन जाए, डेमोक्रेटिक ही रहे, उस चीज के लिए ये सारी चीजें जरूरी है जो एचएम कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल एक तो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। ये ट्रीटी 1960s के आसपास हुई है, 56 से 60 में हुई है, 60 में हुई है शायद। तो इस ट्रीटी में ऊपर वाली जो रिवर्स हैं, जे.एंड.के में जैसे ऊपर वाली रिवर्स हैं, इनका पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, नीचे वाली रिवर्स का पानी, सतलुज वगैरह का पानी इंडिया के लिए होगा। ये ऐसी एक ट्रीटी है। ये इस ट्रीटी में ऊपर वाली जो रिवर्स हैं, इन रिवर्स पे हम डैम बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जैसे बिजली बनानी है हमें पानी से, वो पीने के पानी के लिए हम यूज में ले सकते हैं इसको, लेकिन हम रिवर्स के फ्लो को डाइवर्ट नहीं कर सकते। रिवर्स को हम एग्रीकल्चरल यूज जैसे है वो एक लिमिटेड परमिटेड है, या बाकी वाटर जो है उनको जाने देना है पाकिस्तान को। मैक्सिमम शेयर इनका बहुत ही लिमिटेड 5-10% के आसपास ही इंडिया को मिलता होगा, बाकी पूरा पाकिस्तान जाता है। और यही सेम नीचे वाली के साथ है कि उसका मैक्सिमम इंडिया को मिलता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ जाता है। लेकिन ये जो सारी 5-6 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इनमें ओवरऑल देखा जाए तो वाटर शेयर पाकिस्तान को ज्यादा मिला हुआ है सारी रिवर्स का। तो ये इसके लिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कोई अपर कंट्री, अपर एरिया में जो कंट्री है, वो कंट्री कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं करती कि नीचे वाले को ज्यादा बेनिफिट हो वाटर का। सिर्फ ये एक ट्रीटी है जिसमें कि नीचे वाले पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट है इस ट्रीटी का। तो इस ट्रीटी का अब ब्रीच करने के लिए पाकिस्तान ने मतलब बोला है कि आप ब्रीच नहीं कर सकते, वार्न किया है, वरना तो फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना और वो सब ऑलरेडी चलता भी रहता है, वो डैम बनाने पे भी किया था। तो ये सब चीजें हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हो सकता है पूछा जाए, तो उस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो वाली चीजें। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये पनामा पेपर्स से रिलेटेड है। पनामा पेपर्स ये काफी न्यूज में थे 3-4-5 महीने पहले। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है नवाज शरीफ को, पीएम को। तो इससे हमें कुछ खास लेना देना नहीं है, हमने लेना देना है पनामा पेपर्स से। व्हाट इज पनामा पेपर्स? तो पनामा सिटी जो कंट्री है, वहां पे वो टैक्स हेवन कंट्री है। यहाँ पे बहुत इजीली आप कोई कंपनी खोल सकते हो, टैक्स की आपको छूट है। ये कंपनीज खोलने के लिए यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स हैं। मुजेका कुछ ऐसे करके एक फर्म है। तो ये फर्म कंपनीज एस्टेब्लिश करती है, किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की पनामा सिटी में कंपनीज एस्टेब्लिश करेगी, और वो फिर दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो ये टैक्स हेवन है, जो भी कमाई होगी यहाँ आएगी, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए लोग यहाँ पे जाके कंपनीज खोलते हैं। बहुत इजीली 5-10 दिन में ही कंपनी बन जाती है, तो इसलिए यहाँ पे जाके लोग कंपनीज खोलते हैं। तो इसमें हमारे कई बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब का भी नाम आया था। तो पनामा पेपर इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। बाकी ये एग्जाम्पल भी फिर आप कोट कर सकते हो यदि जरूरत पड़ती है तो। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये हिंदुत्व से रिलेटेड है कि हिंदुत्व एज अ वे ऑफ लाइफ इट इज चैलेंज्ड। तो हिंदुत्व क्या होता है? हिंदू एज अ रिलीजन, फर्स्ट की हिंदू एज अ रिलीजन बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, पहले इसको सनातन धर्म बोला जाता था। तो ये बहुत सारे संप्रदाय हैं, उनसे मिलके जो ये एक हिंदू रिलीजन बना है।
तो एज सच हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म एक धर्म था, बाकी सब बहुत सारे संप्रदाय मिलके बनता है। तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे टू लिव हिंदुत्व। व्हाट इज हिंदुत्व? हिंदुत्व को जनरली देखा जाता है कि कट्टर टर्म्स में हम देखते हैं, जो भी आर्टिकल्स आते हैं या कुछ भी आता है, तो एक नेगेटिव उसमें इसको देखा जाता है कि हिंदुत्व और कट्टर हिंदू होना इज हिंदुत्व। बाकी तो अदरवाइज हिंदू रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट संप्रदायों के हिसाब से बहुत ही लिबरल चीजें भी है, और मानना ना मानना, रिलीजन को फॉलो करना ना करना, वो सब चीजें आप पे डिपेंड करती है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन कट्टर की फॉर्म में, जैसे कि एमएनएस वगैरह को लिया जाता है, फिर कुछ रिलीजियस और फंडामेंटलिस्ट्स हैं, बजरंग दल वगैरह, उनके लिए बोला जाता है। दूसरा एक इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन जो कि 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के थ्रू आया था। तो ये केस क्या था? डॉक्टर रमेश यशवंत वर्सेज प्रभाकर कुंते, इनका एक केस था 1996 का। इसके जजमेंट में जस्टिस वर्मा, इनका डिसीजन आया था। इन्होंने कहा था कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इट इज नॉट अ रिलीजन। व्हेन इट इज नॉट अ रिलीजन, देन इट्स प्रैक्टिसेज जो हैं, they are also not practices, they are also not a religious practice। यदि वो रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो वो एक नेशनहुड, नेशनलिज्म, उसकी एक डेफिनेशन टाइप बन जाती है। इसका जो मिसयूज, मिस इंटरप्रिटेशन किया है, वो इस टाइप से किया है कि हिंदुइज्म क्योंकि वे ऑफ लाइफ है, तो ये कोई धर्म का तो है नहीं, धर्म की चीजें नहीं है, तो धर्म के हिसाब से इनको टैकल नहीं किया जा सकता, तो इसको नेशनलिज्म का आधार बना दिया गया। और बाकी माइनॉरिटीज जो है, SC STs, इनको इसके थ्रू एक सप्रेशन मिला कि नेशनलिज्म आप फॉलो नहीं करते हो, यू आर एंटी नेशनल। तो इस टाइप की चीजें इससे डेवलप हुई हैं। तो इसके खिलाफ 1996 का जो जजमेंट है, इसके खिलाफ 3 लोगों ने, एक तो तीस्ता सीतलवाड़ हैं, दिलीप मंडल हैं और शामसुल इस्लाम, इन 3 लोगों ने मिलके पिटीशन लगाई है। और इसमें जो हिंदुत्व के थ्रू, हिंदुत्व एज अ वे ऑफ लाइफ, इसके थ्रू वोट्स भी बटोरे जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो दैट इज आर्टिकल जो सेक्शन 123 है, 123(3) ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इसका वायलेशन है। इसमें करप्ट प्रैक्टिसेज के अंडर आना चाहिए, ये इस तरीके से भी बातें इसमें है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है ट्रिपल तलाक इशू। फिर से तो नेशनल वुमेन कमीशन जो है, इनका कहना है कि इसका बहुत मिसयूज हुआ है। 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक हो गया और औरत को कोई राइट्स नहीं मिले। तो हस्बैंड जो कि मेल ने इसका बहुत मिसयूज किया है, और अभी भी सप्रेस करने के लिए वुमन की डिग्निटी खत्म है इस चीज से। वुमन के राइट्स पूरे, मुस्लिम वुमन के राइट्स पूरे खत्म है। एम्पावरमेंट उसका पॉसिबल ही नहीं है जब तक ये चीज चलेगी। तो ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए, ना कि इसे कोई रिलीजियस प्रॉब्लम की तरह लिया जाना चाहिए, और इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से कैसे भी इसको कोरिलेट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका मामला नहीं है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, जेंडर एम्पावरमेंट का मामला है। तो इसलिए इसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, इस योजना से रिलेटेड है कि ये योजना जब से आई है और इसे 15 स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उनका जो डेट थे, उसका ऋण था, वो कम हुआ है। और इवन 2019 तक ये 28 पैसा पर यूनिट तक गिर जाएगा। 2019 तक ये इतना गिर जाएगा। जैसे 2016 में ये 64 पैसा पर यूनिट, ये इनको लॉस है।
तो ये लगभग 46% का फायदा होगा इनको। तो अब इस योजना के बारे में हम बात करें, जो कि 46% तक फायदा करवा रही है। पर यूनिट लॉस घट जाएगा, 28 पैसे आ जाएगा। तो एक तो इसमें क्या था कि एफिशिएंसी बढ़ानी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी डिस्कॉम्स की। दूसरा कि कॉस्ट ऑफ पावर ये घटाना है। तीसरा कि रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट, जो इन पे अभी कर्जा चल रहा है, डेट है, इंटरेस्ट कॉस्ट घटानी है। तो उसके लिए क्या करना है कि स्टेट्स जो है वो इन डिस्कॉम्स का कर्जा अपने ऊपर ले सकते हैं 75% तक, और ये 25% बाकी डिस्कॉम्स पे ही रहेगा। तो इसके लिए ये दोनों बॉन्ड जारी कर सकते हैं। तो ये जो डिस्कॉम्स बॉन्ड जारी करेंगी, इसकी भी सिक्योरिटी स्टेट देगा, और 75% तो स्टेट ये बॉन्ड जारी करेगा। तो इस तरीके से ये जो इंटरेस्ट, इनके डेट का इंटरेस्ट ये कम करना है। चौथा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो इनका एनफोर्स करना है, इन पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो ये ठीक से फाइनेंशियली ये ठीक से काम करें। तो इस तरीके से 4 चीजें इसमें दी गई थी कि ये सब आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हेल्प यू आउट। फाइन। तो इसमें इतना फायदा हो रहा है, ये सब हमने देख लिया। तो ये कोई क्वेश्चन इसकी स्कीम के बारे में आता है, स्कीम के क्या क्या फायदे हुए हैं, वो सब आता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल कल परसों भी हमने देखा था, इस सिविल एविएशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इसमें रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप करने की बात है। रीजनल कनेक्टिविटी कैसे डेवलप करनी है कि एविएशन सेक्टर में फ्लाइट्स को सस्ता किया जाएगा। 2500 रुपये इसका किराया रखा जाएगा। जो रीजनल छोटी सिटीज हैं वहां पे फ्लाइट्स जाने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 2500 तक वो किराया होगा। और उसका जो एक सब्सिडी जो दी जा रही है, ये सब्सिडी कहाँ से रिकवर होगी? अदर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, जैसे दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट है, इन पे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेवी किए जाएंगे, टैक्स लेवी किया जाएगा, और इसकी रिकवरी से यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी। इसके लिए छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। 2-4 रूम का एक एयरपोर्ट बना दिया, जहाँ पे बस कंट्रोलिंग के लिए डिवाइसेज लग जाएं, थोड़ा बहुत वहाँ पे रेस्ट हाउस वगैरह हो। वैसे बहुत छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे सभी छोटी छोटी सिटीज में, और एक एक दो दो छोटी फ्लाइट्स वहाँ पे जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। तो अब इसके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। इसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं कि 1934 का जो एयरक्राफ्ट एक्ट है वो, और 1937 के एयरक्राफ्ट रूल्स हैं, उनके तहत कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगा सकते किसी और को सब्सिडाइज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट करना चाह रही है। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। इसको लेके उन्होंने कोर्ट में जाने का भी बोला कि हम कोर्ट में जाएंगे यदि ऐसा गवर्नमेंट करती है तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। बाकी इसमें और प्रॉब्लम्स क्या हैं इस पूरी योजना में? एक की स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड हमें वो चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एयरक्राफ्ट एविएशन सेक्टर में ये मुश्किल है मिलना, तो ये डेवलप करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कि लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इसके लिए लैंड एक्वायर करो और लैंड डेवलपमेंट दोनों काफ़ी कॉस्टली हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी। तो कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें रीजनल कनेक्टिविटी में दोनों तीनों चीज़ों का आप एक साथ ले सकते हो, जैसे रेल, रोड, एयरक्राफ्ट से, एरोप्लेन से, बाई एयर, और चौथा नेविगेशन थ्रू नेशनल वाटरवेज। तो एक एक ओवरऑल कनेक्टिविटी ऐसे डेवलप होगी, उसमें एक कनेक्टिविटी मूवमेंट ऑफ जो मैन पावर है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो फास्टेस्ट इससे होगी एयरक्राफ्ट से। बाकी सबसे सस्ता जो माल ढोना है तो वो नेशनल वाटरवेज से हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये ओवरऑल देखें तो इसका कनेक्टिविटी डेवलप होने से डेवलपमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी।
तो इसलिए ये सब जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्ट एंड कल्चर का है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है। इस डांस फॉर्म को, इसका रिवाइवल, और ये है विलासिनी नाट्यम। तो कुचिपुड़ी की डांसर थी अनुपमा कैलाश, और ये आगे फिर ये विलासिनी नाट्यम करने लगी। तो व्हाट इज विलासिनी नाट्यम, ये कहाँ होता है, कौन करता है, पहले कौन करते थे, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन आंध्र प्रदेश से है। इसमें तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। नेक्स्ट इसमें देखें अपन, तो ये 10th सेंचुरी क्राइस्ट एरा जो है तब के आसपास से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और इसमें डांस जो कर रही हैं लेडीज, उनको विलासिनी, स्वामिनी, भोगिनी ऐसी टर्म्स यूज में ली जाती है उनके लिए। ये बोला जाता है ये टेम्पल्स में होता था, रॉयल जो कोर्ट्स होते हैं उनमें होता था, प्लस पब्लिक थिएटर्स में भी परफॉर्म किया जाता था। तो तीनों जगह परफॉर्म किया जाता था। ये क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। और इसमें जब देवदासी प्रथा खत्म हुई थी, इसके अगेंस्ट एक्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद इसमें डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। और ये एक ऐसा क्लासिकल डांस है, हालांकि इसका उन 8 में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी पुराना है और सारी चीजें इसमें जैसी उनमें होती है वैसी हैं, तो इसको क्लासिकल डांस ही बोला जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ओके, आज के लिए इतने ही आर्टिकल्स हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।